नमस्कार मित्रों। तो बाबा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और सीज फायर करवा दिया। अनाउंस कर दिया कि देखो दोनों लोग सीज फायर का रिस्पेक्ट करो वरना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम बड़े बाबा हैं। हम आज जो मनाएगा हम वो करेंगे। अच्छा, पूरा घटनाक्रम क्या था समझ लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर यह फिक्स मैच अधिक लग रहा है, क्योंकि नेतन्याहू, ट्रंप और खामेनेई तीनों की इज्जत दांव पे लगी हुई थी और तीनों की इज्जत बचानी थी। ऐसी स्थिति में यह फिक्स्ड मैच अधिक लग रहा है कि सब एक दूसरे पे हमला करके आपस में न्यूट्रलाइज हो जाओ। लग तो ऐसे ही रहा है। और इधर यूनाइटेड नेशन पे भी बात करना आवश्यक है। रिफॉर्म करना जरूरी है उसमें, क्योंकि उसका औचित्य ही धीमे धीमे यहाँ पे समाप्त हो चुका है। पहले फिक्स मैच की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं यूनाइटेड नेशन पर कि वहां पर रिफॉर्म की क्या आवश्यकता पड़ रही है। अगर आपको याद हो तो पिछले 12 दिनों से ईरान और इसराइल के बीच में वॉर चल रही है। इसराइल ने ईरान पर अटैक किया, उसके कई सारे परमाणु साइंटिस्ट जो हैं वह मार दिए, उसके कई सारे जो वहां के अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी थे, उनको मार दिया। इधर ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, कई सारे वहां की सिटीज जो है उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। फिर अचानक से दिन ट्रंप जो है वह बोलते हैं कि हमें 2 हफ्ते का समय चाहिए। वैसे हमें पता है खमेनेई कहाँ है और हम खमेनेई पे अटैक करेंगे, हम उसे मार भी सकते हैं, ये वो बहुत सारी बातें हुई। लेकिन जब 2 हफ्ते के समय वाली बात हुई, उसके 2 दिन बाद ही अचानक से ट्रंप ने अटैक कर दिया और फॉर्डो, नितांज और इस्फहान जो कि ईरान के परमाणु सेंटर हुआ करते वहीं पे डिस्मेंट हुआ था, उनको नष्ट नाबूद कर दिया। ईरान ने कहा कि हमारा कोई घाटा नहीं हुआ। और इधर अमेरिका कहा कि भाई मैंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लगभग 10 साल पीछे कर दिया है। उसके बाद ईरान से कहा गया सीज फायर करो, हम शांति चाहते हैं, तो ईरान ने कहा नहीं नहीं, हम सीज फायर नहीं करेंगे। अभी तो अमेरिका को देखना पड़ेगा कि हम क्या यहाँ पे रिएक्ट करने वाले हैं। स्टेट ऑफ हरमज को लेकर ही बहुत सारी बातें हुई। लेकिन अब यहाँ पर फिक्स मैच क्यों लग रहा है, आप ये समझिए। आपको भी पता है कि ईरान और इसराइल दोनों इस वॉर में अपनी लगभग लगभग शक्ति पूरी तरीके से खो चुके हैं। जहां पर इसराइल की जो इकोनॉमी है वह पूरी तरीके से वेस्ट पे डिपेंड करती है, क्योंकि वह बहुत चीजें बनाता नहीं है, बहुत सारे एसेट उसके पास है नहीं। ऐसे कंडीशन में वह इंपोर्ट पर आश्रित ज्यादा है। अगर डिफेंस सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो बहुत चीजें उसको आयात करनी पड़ती हैं, और यह आयात करने के लिए वह पूरी तरीके से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पर डिपेंड रहता है। वहीं पर ईरान के पास भी दिक्कत यह है कि लगातार सैंक्शंस बढ़ते जा रहे थे, उसके पास केवल ऑयल है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं इसकी वजह से वो अपनी इकोनॉमी को यहाँ ठीक कर सके। और 12 दिनों से वह लगातार इस वॉर में उलझे हुए हैं। ऐसे में इसराइल की इकोनॉमी माना जा रहा है कि लगभग 15% पीछे जा चुकी है, और वहीं पर ईरान के लिए भी झटका इतना बड़ा है कि उसकी इकोनॉमी जो पहले ही बहुत खराब स्थिति में थी वह और खराब स्थिति में जा चुकी है। तेल का वह तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक हुआ करता था, पर आज के समय में उसके बायर्स बहुत कम रह गए, क्योंकि इतना सैंक्शन उसके ऊपर लग चुका है। तो अब क्या हुआ कि दोनों देशों ने दूसरे पे अटैक किया, और अटैक का रिजल्ट यह आया कि दोनों इकोनॉमी यहाँ पर ध्वस्त होने के कगार पे आ चुकी है। खamenei की बात करें तो वह अपने देश में बहुत कम पॉपुलर बचे हुए थे, लेकिन अब इस वॉर की वजह से उनकी पॉपुलरिटी धीमे धीमे वहां बढ़ने लगी थी। तो अब स्थिति यह बन गई थी कि भाई ट्रंप जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि भाई सीज फायर रहे, पूरी दुनिया में युद्ध ना हो, क्योंकि मैं जो हूं वह युद्ध नहीं चाहता हूं, शांति दूत बनकर मैं आया हूं, दुनिया के सभी वॉर्स को मैं समाप्त कर दूंगा, रूस यूक्रेन युद्ध एक दिन में खत्म हो जाएगा। इधर भारत पाकिस्तान को भी मैंने रुकवा दिया है, और अभी इसराइल ईरान के बीच में मैं सीज फायर की बात कर रहा हूँ। एक दिन उन्होंने ट्वीट कर भी दिया था कि अनकंडीशनल सरेंडर। फिर अचानक से ईरानी सरकार का आता है मैसेज कि कोई सरेंडर नहीं हुआ है, अभी तो हमको बदला लेना है। तब अमेरिका को यह लगा कि भाई अब इसका फुल एंड फाइल करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रंप की इज्जत बचानी है, खामेनेई की इज्जत बचानी है, और नेतन्याहू की इज्जत, सबकी इज्जत यहाँ पर बचनी है। वो कैसे बचेगी? तो अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जब अटैक किया और अमेरिका ने कहा कि अब हम शांति चाहते हैं, उसके बाद क्या हुआ? खमेनेई सरकार ने कहा कि नहीं, अभी हम शांति नहीं यहां पर स्वीकार करेंगे, हमें तो अमेरिका पर हमला करना है। अब जो कि ट्रंप ने एक और बात कही थी, मीगा, जैसे उन्होंने मागा कहा था वैसे उन्होंने मीगा कहा, मेक ईरान ग्रेट अगेन। इसका मतलब क्या है? क्या ईरान अभी ग्रेट नहीं है? और अगर यहाँ पर ग्रेट नहीं है तो ग्रेट कैसे बनाओगे? ग्रेट बनाने का एक ही तरीका है कि वहां पे सत्ता परिवर्तन हो। और जब 1979 में वहां पे इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद आपको पता है कि वहां पे पहले राजतंत्र हुआ करता था, और राजतंत्र हटने के बाद वहां पर सरकार आई जो धार्मिक सरकार बनी, और वह सरकार लगातार ईरान को रूल कर रही। उसके बाद आपने देखा कि ईरान एक काफी कंजर्वेटिव सोसाइटी के फॉर्म में डेवलप होता चला गया था। अब चूंकि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन करना है, पर खमेनेई यह चाहते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट एज इट इज मेंटेन रहे। तो मीगा जो कॉन्सेप्ट दिया अमेरिका ने, वो उसका मतलब यही है कि हम यहां पर सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, और सत्ता परिवर्तन होगा तो खमेनेई को हटाना पड़ेगा। तो अगर तख्ता पलट की बात की जाए तो उसमें तो अमेरिका हमेशा फेल ही रहा है।
अमेरिका ने 3-4 देशों में अटैक किया जहां पर वो सत्ता परिवर्तन करना चाहता था, पर वहां पे सत्ता परिवर्तन कर नहीं पाया। लीबिया की बात देख लीजिए, स्थिति क्या बनी हुई है। इराक देखिए, जहां पे सद्दाम हुसैन खत्म किया, वहां स्थिति क्या बनी हुई है। अफगानिस्तान में तो जान छुड़ा के ही भागा है अमेरिका। तालिबान आज वहां पे फिर से रिटर्न हो चुका है। जिस तालिबान के खिलाफ 2001 में अमेरिका ने इंटरफेयर किया था, आज वही तालिबान वहां पे रूल कर रहा है। वियतनाम में आपको पता ही है कि अमेरिका को बहुत बड़ी हार झेलनी पड़ी थी। तो अब अमेरिका को लग रहा था कि यार ईरान में सत्ता परिवर्तन कैसे किया जाए। अगर हम अटैक करेंगे तो इराक जो ईरान की आर्मी है उसके सामने हम टिक पाएंगे नहीं, क्योंकि ईरान की सैन्य क्षमता काफी अच्छी है और ईरान की दुर्गम पहाड़ियों में स्थिति वही होती जो उनकी अफगानिस्तान में हुई है। तो सैन्य क्षमता तो यहाँ पर अमेरिका नहीं टिक पाता ईरान के आगे, ना इसराइल ही टिक पाता यहाँ पर ईरान के आगे। तो ऐसी स्थिति में क्या सत्ता परिवर्तन होगा, तो फिर यह बात हुई कि पहले ईरान पे अटैक करके उसके परमाणु प्रोग्राम को नष्ट करते हैं। फिर खमेनेई को मौका देते हैं कि वो अपनी इज्जत बचा ले। इज्जत कैसे बचेगी कि खमेनेई जो है वो अटैक करेगा कहां पर, वो अटैक करेगा जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेसिस हैं। जैसे कि अभी कतर पे अटैक हुआ, और कतर पे अटैक होने के बाद यह हुआ कि हमने अपना बदला पूरा किया और अब हम यहाँ पर सीज फायर को स्वीकार करते हैं। अब आप सोचिए कि जब अटैक हुआ, अमेरिका पे अटैक करोगे आप बच जाओगे। इमेजिन करो कि अमेरिका पे अटैक करके अमेरिका स्वीकार करेगा, हाँ हाँ हमारे ऊपर अटैक हुआ है और हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, अमेरिका है। अमेरिका का हाल तो ये है कि वह ट्विन टावर के ध्वस्त होने पर पूरा अफगानिस्तान उड़ा देता है। केवल खबर आई थी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यह इराक के पास है, उसने अटैक कर दिया इराक पर। लीबिया में बेवजह सत्ता परिवर्तन कर दिया, वह अमेरिका अपने बेस पर अटैक होने पर शांत रहेगा। आप इमेजिन करिए यह कैसे पॉसिबल है। लेकिन बात वही है, हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में आपको ईरान में सत्ता परिवर्तन होते दिखाई दे। यहां पर अमेरिका और ईरान के बीच में यह बात हुई होगी कि देखो तुमने परमाणु कार्यक्रम तो हमारा ध्वस्त कर ही दिया है, अब हम बनाने की क्षमता में अगले 10 साल तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक काम करते हैं, खमेनेई जो वहां पर हैं, जो वहां के धर्म गुरु हैं, वहां के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी इज्जत बचाई जाए। तो ऐसे स्थिति में ये हुआ कि ठीक है, तुम जो हमारे बेसिस है वहां पर अटैक करो। अब ईरान ने कतर पर अटैक, जो वहां पर अमेरिकी बेस था उस पर अटैक किया। अच्छा, कतर को पहले इन्फॉर्म कर दिया गया कि देखो हम अटैक करने वाले। कतर ने अपने यहाँ का एयर स्पेस बंद कर दिया। उसके बाद ईरान ने कतर के अमेरिकी बेस पर अटैक किया, और फिर ट्रंप का मैसेज आता है कि हाँ हमें पता था ईरान अटैक करने वाला है, इसलिए हम अपने सभी लोगों को वहां से हटा लिए। और हटाने के बाद जो है, तब जब अटैक हुआ तो हमने 12 मिसाइलें उनकी इंटरसेप्ट कर ली। केवल एक मिसाइल जो है वह वहां पर गिरी, उसने बहुत बड़ा नुकसान हमारा नहीं किया। लेकिन अब हम शांति चाहते हैं। आपको यह फिक्स मैच नहीं लग रहा है कि यहाँ पर नेतन्याहू, क्योंकि उसकी भी हालत खराब हो चुकी है, ट्रंप उसकी भी हालत खराब हो चुकी है, और खमेनेई इसकी भी हालत खराब हो चुकी है। इन सब की हालत यहाँ पे खराब होते हमको दिखाई दे रही है। इन तीनों को दिख रहा है कि दुनिया में इज्जत बची नहीं है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे की इज्जत बचाई जाए, अन्यथा समस्याएं और बढ़ जाएंगी। तो अब यहाँ पर यह सीज फायर हुआ है, और यह सीज फायर एक तरीके से तीनों की इज्जत बचाने के लिए हमको यहाँ पर आसार ज्यादा दिख रहे हैं। यह पूरी तरीके से फिक्स्ड मैच था कि भैया ईरान भी अटैक कर ले, अमेरिका भी अटैक कर ले, इधर इसराइल भी अटैक कर ले, एक दूसरे पर अटैक करके अब शांत होकर बैठ जाओ, आगे लड़ने का कोई फायदा नहीं बचा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने के अंदर ईरान में आपको नई सत्ता देखने को अवश्य मिल जाने वाली है। एक और बात यूनाइटेड नेशन की, पिछले 3 साल से लगातार पूरी दुनिया वॉर में जूझ रही है, और हर एक देश वॉर में फंस ही चुका है एक तरीके से। आप यूरोप देखिए, वहां पे यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रही है। आप मध्य पूर्व देखिए, वहां पर वॉर की स्थिति बनी हुई है, भारत पाकिस्तान के बीच में हो चुका है। ऐसे कंडीशन में यूनाइटेड नेशन का औचित्य क्या रहेगा। यूनाइटेड नेशन सिर्फ एक ऐसी ढकोसले हुई संस्था रहेगी जो कि पूरे विश्व में बस दिखाई दे रही कि देखो हम भी यहाँ पर कुछ हैं। उसका औचित्य है क्या, नीलबटा सन्नाटा। यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर हैं, हर कोई जानता है, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। इन पांचों के पास वीटो पावर है, या जो चाहते हैं वो करते हैं। इस वजह से शायद कभी यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म हो नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में यहां पर इसको अब चेंज करना पड़ेगा। यूएनएससी की संख्या 5 से बढ़ा के 10 करनी पड़ेगी। इसके अंदर उन देशों को लाना पड़ेगा जो वर्तमान समय में दुनिया की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अंदर आपको जापान को लाना पड़ेगा, जर्मनी को लाना पड़ेगा, इंडिया को लाना पड़ेगा, ब्राजील को लाना पड़ेगा और साउथ अफ्रीका को लाना पड़ेगा। यह 5 ऐसे देश हैं जिनको आपको इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, और वीटो पावर की जो यहाँ पर पॉलिसी उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक वीटो मार रहा है तो पूरी चीजें यहाँ पर बदल जा रही हैं। शायद इस वजह से आज भी यूनाइटेड नेशन एक भी आतंकवाद को लेकर डेफिनेशन यहाँ पर दे नहीं पाया। तो बात स्पष्ट है, यूएनएससी अपना औचित्य खो रहा है। यहाँ पर इसमें रिफॉर्म आवश्यक है, अन्यथा इसकी भी हाल वही लीग ऑफ नेशन की होगी। दुनिया एक समय बहुत बड़े वॉर में जाएगी, क्योंकि स्थिति वैसी बन चुकी है। हर जगह आपको दिक्कतें देखने को मिल रही होंगी। अगर इसको सुधारा नहीं गया तो समस्याएं बहुत बढ़ेंगी, और यह समस्या इतनी बड़ी होगी
कि आइंस्टीन का वह स्टेटमेंट फिर सत्य होगा कि तीसरा विश्व युद्ध मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर चौथा विश्व युद्ध केवल लकड़ी और पत्थरों से ही होने वाला है। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे के। दोस्तों छोड़ दीजिए इजाजत, लाइक से सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।